हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से केसेस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ई वे बिल को जनरेट करना मैंडेटरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता है, मतलब कि उसको कंपल्सरी नहीं बनाया गया है कौन कौन से केसेस में। तो अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 5 तरह के पढ़ चुके थे जब हमें ई वे बिल को नहीं जनरेट करना होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? नॉन मोटर व्हीकल होना चाहिए, जैसे कि रिक्शा हो गया, साइकिल हो गई, ये सब। फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेड, एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से होना चाहिए गुड्स का? कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट या फिर एयर कार्गो, इन सब जगह से गुड्स को ट्रांसफर करना चाहिए। मतलब कि इन जगह से दूसरी जगह पर जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है फॉर क्लियरेंस, मतलब कि क्लियर करने के लिए बाय कस्टम के थ्रू, तो भी हमें ई वे बिल को जनरेट नहीं करना होता है। फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अंडर कस्टम सुपरविजन, मतलब कि एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पर, तब भी ई वे बिल को जनरेट नहीं किया जाता है। या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स को किसकी वजह से, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ, आर्मर्स हो गए, या फिर और क्या हो सकते हैं, सेफ गार्ड्स, बॉम्ब्स। तो इन सब के लिए हमें क्या ई वे बिल को जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 पॉइंट को पढ़ते हैं यहाँ पर कि एम्प्टी कार्गो कंटेनर अगर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एम्प्टी कार्गो कंटेनर आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। कि क्या कहा गया है, अगर जो ट्रांसपोर्ट क्या कब होता है कि अगर खाली कार्गो कंटेनर को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, ई वे बिल को जनरेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि एम्प्टी कार्गो कंटेनर में ई वे बिल को जनरेट नहीं किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कंजाइनर ट्रांसपोर्टिंग goods to or from between place of business and big bright for payment at a distance of 20 kilometers accompanied by a delivery चालान। आपने चालान वर्ड सुना होगा, ये वही वही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कंजाइनर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जो कंजाइनर कौन होता है? सेलर, जो वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है या फिर उसके पास गुड्स आ रहे होते हैं फ्रॉम बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस और बेगब्राइट फॉर पेमेंट एट अ डिस्टेंस, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर का होना चाहिए। तो क्या होगा, उसे एक वेट ब्रिज, एक डिलीवरी चालान के साथ यहाँ पर आना होगा। ठीक है, तो बिजनेस के स्थान तक या उसके बीच से किसी गुड्स ट्रांसपोर्टिंग करने वाले कंजाइनर को 20 किलोमीटर की दूरी पर वजन के लिए एक, मतलब कि उनका जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 20 किलोमीटर होता है। उसमें क्या होगा कि
उनको ये वेट करने के लिए एक डिलीवरी चालान के साथ यहाँ पर वेट ब्राइट दे दिया जाता है ताकि वो अपना डिस्टेंस या फिर अपना वेट जो है गुड्स का वो कर सकें। 8 पॉइंट देख लेते हैं आगे। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेल। अब किसकी बात आई है? रेल की, ठीक है। वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर और दूसरी बात क्या आ गई है? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब कैसे ट्रांसपोर्टेड किए जा रहे हैं? रेल के थ्रू, मतलब रेलवे के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जहाँ पर कंजाइनर ऑफ गुड्स मतलब कि सेलर या फिर बोल सकते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी है। तो अगर जब वो सप्लायर होती है कोई भी गवर्नमेंट इनमें से, तो ई वे बिल को जेनरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट 9th पॉइंट देख लेते हैं। गुड्स स्पेसिफाइड एज exempt from e-way bill requirements in the respective state या फिर बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी रूल्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है 9th पॉइंट में? गुड्स जो स्पेसिफाइड होते हैं एग्जेम्प्टेड मतलब कि जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता है, तो उनसे मतलब वहां पर फ्रॉम ई वे बिल रिक्वायरमेंट जो होती है वो किसके जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है? स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा हमने कौन कौन से केसेस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये सब समझ लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हमें ई वे बिल को जनरेट नहीं करना होता है। मेन मेन क्या थे इनमें जो आप 9 पॉइंट्स में से आपको याद रखने होंगे कि नॉन मोटर व्हीकल होगा एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पर, या फिर सप्लायर, थर्ड पॉइंट बता रही हूँ, सप्लायर जो होगा वो कोई गवर्नमेंट होगी, या फिर जो गुड्स है वो स्पेसिफाइड होंगे एज एग्जेम्प्टेड, या फिर जो होगा 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो होगा कंसाइनर को वो वेट करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर एम्प्टी कार्गो कंटेनर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पॉइंट्स पर याद रह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है कोई कौन से गुड्स को स्पेसिफाइड गुड्स पे किए जाते हैं, जैसे एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये सब क्या होता है इनमें आपको लास्ट पॉइंट में लिखवा ही दिया है कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है इन रिस्पेक्टिव मतलब कि जीएसटी के रूल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ई वे बिल क्या है, कौन इशू करता है, कब किया जाता है, कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है, कौन सा पार्ट फिल किया जाता है, और फिर देखा था कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए बाय रोड। और अभी क्या देख लिया है कि कब ई वे बिल को जेनरेट नहीं करना चाहिए। ये 9 केसेस देखे हैं, इसमें से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑन पॉइंट्स याद हो सकते हैं और फिंगर टिप्स तो आप याद कर लीजिएगा, या फिर बेसिक बेसिक जो इजी है आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब टैली प्राइम में यहाँ पर एंट्री करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली होगा कि आप इजीली एंट्री कर पाएंगे। तो टॉपिक होता है कंप्लीट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।